देहरादून में जागर लोक संस्कृति उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। उत्तराखंड का लोक पुत्र प्रीतम भरतवाण पुस्तक का किया विमोचन। पद्मश्री प्रीतम भरतवाण को बताया उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एम्बेसडर। कृषि उद्यान विभाग के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए किसानों की आय बढ़ाने के निर्देश। कहा राज्य में पॉली हाउस के निर्माण में लाई जाए तेजी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती। एक पदाधिकारी भी किया गया तैनात। तामाखानी में भूस्खलन का खतरा। लगातार गिर रहे पत्थरों से बड़ा खतरा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को किया तैनात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टियों पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती की गई है। एक पदाधिकारी भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है और भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती, साथ ही एक पदाधिकारी भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि हाल अब कुछ ही दिनों में केदारनाथ उपचुनाव होंगे। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती होगी, साथ ही एक पदाधिकारी भी तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती, साथ ही एक पदाधिकारी भी तैनात किया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती और एक पदाधिकारी भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में कृषि विभाग के कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली। सीएम धामी का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने व किसानों को सशक्त बनाने की ओर झारखंड सरकार अग्रसर है। तो देखिए, देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में कृषि विभाग के कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली। बता दें कि सीएम धामी का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने व किसानों को सशक्त बनाने की ओर झारखंड सरकार अग्रसर है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि एवं कृषक कल्याण की बैठक की है समीक्षा, और इस दौरान सीएम ने प्रदेश में कृषि विभाग के कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली। सीएम धामी का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने व किसानों को सशक्त बनाने की ओर झारखंड सरकार अग्रसर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। सीएम धामी का कहना है कि पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं वहां कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार के लिए भेजती है। ऐसे में मुझे भी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली है और जिन कार्यक्रम को पार्टी तय करेगी उनके तहत प्रतिभाग करूंगा। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरण चुघ ने पत्र लिखकर सीएम से 3 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने का अनुरोध किया है। जहां भी चुनाव होते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के अंदर जहां भी पार्टी जिसकी जो आवश्यकता समझती है उसको अपने वहां भेजती है और इस दृष्टि से मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां के चुनाव में प्रतिभाग करना है। तो मैं आगे आगामी जो भी कार्यक्रम वहां से बनेंगे उन कार्यक्रमों के अनुसार वहां आगे बढ़ेंगे और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की दिनों दिन बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा शासन में अस्पताल में लोगों को इलाज कराने के लिए धरने में बैठना पड़ता है। अस्पताल रेफर केंद्र बन चुका है। रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होने के बाद भी मरीज को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अल्ट्रासाउंड की सेवा मिल पा रही है। क्षेत्र की जनता लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। इलाज के लिए उन्हें बाहर के अस्पतालों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर लोहाघाट अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू कर देगी। ये लोहाघाट का एकमात्र उप चिकित्सालय है। इस लोहाघाट और पूरे 3 ब्लॉकों का यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या इस पर डिपेंड है। हमारी जो मांग थी विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ पे तैनाती की जाए करके, आज तक बहुत लंबे समय से थी, आज तक इसकी यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पाई। एक भी फिजिशियन इवन हमें छोटा सा भी तकलीफ होता है तो इस सेंटर से दूसरी जगह रेफर किया जाता है। 15 दिन का हमने समय दे रखा है सरकार को। यदि 15 दिन के अंदर ये चीजें नहीं हुई तो हम यहाँ पे कार्मिक अनशन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, सारी चीजें जो पब्लिक की तरफ से हो सकते वो करने के लिए मजबूर होंगे। हमारा तो यही कहना है कि इतनी लापरवाही इस शासन की है, शासन प्रशासन की, जो कि जनता के दुख दर्द बिल्कुल देख ही नहीं रही। आज जनता इतनी परेशान है, गांव क्षेत्र से इतनी व्यवस्था करके यहाँ पहुँचती है इसी आशा से कि हम अपने बच्चों की, अपने बीवी बच्चों की जान बचाएं या अपनी जान बचाएं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। मांग यही है कि पूरी तरह अच्छे जो जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जो भी हैं कोई डॉक्टर, सारे विशेषज्ञ लोग यहाँ पर तैनात होने चाहिए। ये जो अव्यवस्थाएं इस चिकित्सालय में पिछले कई वर्षों से चल होती आ रही है तो इसका तुरंत निदान किए जाने के लेकर हम लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। नगर कांग्रेस कमेटी के स्तर पर हम इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ऐसी जरूरत आन पड़ी तो हम लोग 15 दिन के बाद पुनः इस धरने में बैठेंगे। हमारी मांगों को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती यहाँ पर नहीं की गई तो हम लोग यहाँ पर 15 दिन के बाद तुरंत धरने पर बैठेंगे। सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि ऐसी अगर ये 3 ब्लॉकों को संचालित करने वाला ये हमारा चिकित्सालय है, इसकी अनदेखी की तो भविष्य में इसके परिणाम बुरे। मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किला में पूर्व सभासद का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व सभासद कल से लापता थे। कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नसीम नामक व्यक्ति की एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र 61 वर्ष है। तो इस संबंध में फॉरेंसिक की टीम को मौके पर भी बुलाया गया और जो शव है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। सभी तथ्यों पर हम अभी देख रहे हैं और मृत्यु के कारणों का भी पता करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान उत्तराखंड में शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को दूर दूर तक कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए भाजपा स्वयं सदस्यता अभियान चला रही है और उनके नेता और विधायक जो पहले से ही भाजपा की सदस्य है खुद ही सदस्य बन रहे हैं। सरकार ने जनता के हितों के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए भाजपा को सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को खोजे से भी आजकल कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। इसकी परिणति ये हुई कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी
दोबारा से इसके सदस्य बन रहे हैं, और जो इनके विधायक हैं जो पहले से इनके सदस्य हैं वो दोबारा से सदस्यता ले रहे हैं। कोई नया इनका सदस्य नहीं मिल रहा, दूर दूर ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको तब भी कोई सदस्य नहीं मिल पा रहा। इसलिए अपने लोगों को दोबारा से सदस्य बना रहे हैं। अगर इन्होंने कोई काम किया होता देश के और प्रदेश के अंदर तो इनको सदस्य मिलते, इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इस बार 400 पार, ये तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सके। 15 दलों को मिलाकर सरकार चला रहे हैं ये लोग। आज प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होगी? जो वादे जनता के साथ इन्होंने किए धरातल पे नहीं उतरे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की। पाखरो टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ईडी एक जांच एजेंसी है। मैं हरक सिंह रावत का धन्यवाद करता हूं कि वह ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्वयं ही जांच एजेंसी की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है। ईडी एक जांच एजेंसी है और महाराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। ईडी को पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं और जो तथ्य उनका वो रखने चाहिए उन्होंने रखे भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही एक एजेंसी जांच की मांग की गई थी। उनकी मांग के आधार पर ही एजेंसी जांच कर रही है और पूरा उत्तराखंड राज्य ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एजेंसी के काम में किसी प्रकार राजनीतिक विषय आने नहीं चाहिए। हरक सिंह जी से इतनी अपेक्षा है कि तथ्यात्मक विषय वहाँ तक नहीं, उस पर जो भी निर्णय हो सब राज्य देखेगा। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बीते दिनों महिला से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसी कड़ी में मुकेश बोरा के समर्थन में नैनीताल के दुग्ध उत्पादकों ने रैली निकाली और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दुग्ध उत्पादकों ने जुलूस प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर साजिशकर्ताओं का पुतला दहन भी किया। वहीं मुकेश बोरा की पत्नी ने राजनीतिक जालसाजी के तहत मुकेश बोरा को फंसाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट जो आज अखबारों में छाई है उसमें करनी चाहिए। ये तो गलत है, इसमें उनके पास वाद है, इसमें उनकी अच्छी छवि है, तो छवि को धूमिल करने के लिए राजनीति भी और अन्य दुग्ध जो भी है कहते हैं कि आजकल राजा बन गया, ये महान हो गए, तो इनको डाउन करने के लिए किया जा रहा है। उस औरत को पैसे दिए जा रहे हैं हर तरफ से और वो जो महिलाएं घर में घास काट के मेहनत करके यहाँ पर आई है और वो दूध के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उनका फंड नहीं मिल रहा। तो जानबूझकर जालसाज द्वारा फंसाया गया है, उनका निष्पक्ष फंसाया गया है। जिन लोगों ने फंसाया है उन लोगों के प्रति जांच की जाए। तो मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक दुग्ध उत्पादक आज सब जो दूध उम्र की आई है, दुग्ध उत्पादक की आई है, आज से नहीं बचपन से जानते हैं, दूध राज्य को बचपन से जानते हैं। जब किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं था, अब आज पता नहीं क्यों हमारा किसी षड्यंत्र के तहत जो इनको फंसाया जा रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारी यही उम्मीद है। कल जो हमारे नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध एक महिला उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज हुआ है। IPC की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके क्रम में आज हमारे काफ़ी मात्रा में जो दूध उत्पादक यहाँ पे मौजूद हुए हैं, नैनीताल के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसके क्रम में उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और मरीजों चिकित्सकों के बीच होती तनातनी और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने जैसे कई मुद्दों को लेकर व्यापारियों की उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और महिला चिकित्सा स्टाफ को सुरक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जो हमारी अस्पताल प्रबंधन के साथ में एक मीटिंग हुई, ये जस्ट एक जनरल डिस्कशन था। ये कोई एक ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर कोई आक्रोश है, पर हम ये जानना चाह रहे थे कि अस्पताल की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोहाघाट के नागरिकों की तरफ, लोहाघाट के आसपास के क्षेत्र से जो लोग आते हैं इनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले दिन एक वाकया आया था
जिस दिन हमारे एक पेशेंट था, एक कोई बच्चा जिसको कि रेगुलर निर्धारित टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा। तो एटलीस्ट ये क्यों हुआ, एक्चुअली इसका उपज उसी पॉइंट से हुई थी जब उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो आज हम CMS लोहाघाट के साथ बैठे, हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया, हमने उनसे जानना चाहा कि हम उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, प्लस जो हमें कमियां नज़र आई हॉस्पिटल में लेके, डॉक्टर्स में लेके, हमने उनको वो कहा। और एक अगली मीटिंग हमने CMO चंपावत के साथ एक प्लान की है। जल्दी ही उस मीटिंग में हम लोग जो आज हमें कमियां नज़र आई, उस मीटिंग में CMO चंपावत के साथ हम डिस्कस करेंगे। परसों की घटना तो कोई अंदर डिस्कस ही हो रहा था, इस बारे में दोनों पक्ष अपने अपने राय रख रहे थे कि क्या हुआ एक्चुअली घटना, और तो जो आए हैं वो मैटर को सुन ही रहे थे, तो अब वही बताएंगे कि क्या मेनली तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुआ है। अब उसको आपस सहयोग से ही सुधारा जा सकता है, इसको ज़्यादा बढ़ाने से तो आगे डॉक्टर स्टाफ सबके मन में जागरूक मतलब एक भावना रहती है कि हम यहाँ ऐसे काम करेंगे, हमें गाली मिलेगा, हमें डराना धमकाना, इस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए दोनों पक्ष की। मैं भी डॉक्टर से स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आने वाले जो पेशेंट आते हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार करें, अपने व्यवहार से ही अपनी हॉस्पिटल की छवि को अच्छा करें। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के मेलाघाट क्षेत्र से लगे भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीमा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का सर्वे शुरू कर दिया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में नोमेंस लैंड 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के अंतर्गत हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। तदुपरांत प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दौरान सीमा और तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी, तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी कुलविंदर सिंह एवं अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। जो मांगा है अभी हमसे कि जो नेपाल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से 0 मेंस लैंड के हिसाब से 15 किलोमीटर तक जितना भी वन भूमि पर जिन जिन गाँवों में अतिक्रमण है उसको चिन्हित करके उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सौंपने के बाद जिस तरीके से सरकार के निर्णय आएगा उस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नया अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको तुरंत चिन्हीकरण कर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। SSB, वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अक्सर किया जाता रहा है। अतिक्रमणकारियों को जो 0 से 15 किलोमीटर पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन के 15 किलोमीटर तक जो चिन्हित हैं हमारे अतिक्रमणकारी, अक्सर उन पर कार्रवाई के लिए हमारी बैठकें होती रहती हैं। तो उसी में रेगुलर एक सर्वे था यहाँ पर, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में संतोला के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया, जिससे चलते हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री फंस गए। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि सुबह जोरदार आवाज के साथ अचानक भारी भूस्खलन हुआ और बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे में आ गया। उन्होंने बताया मलबे से हाईवे बुरी तरह से बंद हो गया और भूस्खलन लगातार जारी है। वहीं हाईवे के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए मशीन भेज दी गई है, पर लगातार पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही है। नैनीताल के रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारी के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की और मौन धारण किया। आंदोलनकारी के बलिदान को याद करते हुए कांग्रेसी नेताओं की आंखें नम हुई। इस मौके पर कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड को नए राज्य और नई पहचान बनाने के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वह उम्मीद अभी तक उत्तराखंड में पूरी नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के गठन के बाद हमने ढांचागत विकास तो किया, लेकिन उत्तराखंड के कुछ हिस्से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पलायन उत्तराखंड के लिए अभिशाप बना हुआ है। पहाड़ों पर मेडिकल सुविधा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही। उनकी कुर्बानी से जिन आंदोलनकारियों के
संघर्ष से राज्य का निर्माण हुआ, हमें एक राजनीतिक भौगोलिक सामाजिक पहचान मिली। उसके लिए आज उन शहीदों को, उन संघर्ष के साथियों को यहाँ पर याद किया गया। और निश्चित रूप से राज्य बनने के बाद कई क्षेत्रों में हमने तेजी से विकास किया। रोजगार हम पैदा नहीं कर पाए, पर खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, और एक बड़ी संख्या में राज्य बनने के बाद भी पलायन जो है निरंतर जारी है। बड़ा फेलियर के रूप में अब तक की सरकारों के जो है हमारे सामने। दुनिया भर में मंकी पॉक्स बीमारी का खतरा चल रहा है। आपको बता दें कि बीमारी तेजी से फैल रही है। भारत में भी कुछ राज्यों में यह बीमारी अपने पैर पसार चुकी है। इसी को लेकर पछवादून के विकासनगर में उप जिला चिकित्सालय को इससे निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि यहां पर अभी तक एक भी मरीज मंकी पॉक्स बीमारी के नहीं मिले हैं। उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि अभी तक विकासनगर में इस तरह के मरीज नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सालय को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी में मरीज को शुरुआती दौर में तेज बुखार और साथ ही शरीर में फुंसियां निकलती है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो वो तुरंत अपने आप को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर लें और नजदीकी अस्पताल में अपना उपचार करवाएं। ये बीमारी मंकी पॉक्स की दुनिया में भी चल रही है, तो हम भी अलर्ट मोड पे हैं। इसमें ज़्यादातर बुखार के साथ शरीर में दाने वगैरह होते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में हम पूरी तैयारी में हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई मरीज आता है तो उसकी जांच की, इलाज की और आइसोलेट करने की व्यवस्था हमारे पास है। लेकिन सौभाग्य से अभी तक बीमारी हमारे विकासनगर में भी नहीं आई है और कल तक तो मेरी जानकारी में देहरादून में भी नहीं थी, तो अभी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन खास करके से जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी एयरपोर्ट पे जांच की जा रही है, तो ऐसे कोई भी लोग हैं तो वो जरा दूर रहें। और ऐसी कोई भी सूचना किसी को विदेश से आने वाले व्यक्ति की मिलती है कि उसको इस तरह के दाने वगैरह कुछ हो रहे हैं, तो वो तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करें ताकि हम उसकी जांच कर सकें और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आइसोलेट करने की और इलाज करने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून के मुख्य सेवक सदन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत का सम्मान किया। आदित्य रावत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे। छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की है। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर जैसी जांच एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि उन तो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो निर्देश होते हैं, लेकिन आज जिस तरह ईडी ने मुझसे 11-12 घंटे बातचीत पूछताछ की है, पाखरो टाइगर सफारी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाखरो टाइगर सफारी बननी चाहिए और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ईडी क्या सीबीआई क्या कोई भी एजेंसी अगर मुझे सजा देने के लिए तैयार है तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया, उत्तराखंड के भले के लिए काम किया। पाखरो टाइगर सफारी बनने से जीव जंतुओं का भी संरक्षण होता। जो बुजुर्ग टाइगर होते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, उनको इन बाड़े में रखा जाता, उनकी उम्र बढ़ती और उन टाइगर को देखने के लिए जो लोग टूरिस्ट आता, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। आज ये पाखरो टाइगर सफारी अगर बन गई होती, पाखरो टाइगर सफारी से उत्तराखंड का भला था, इस देश का भला था
और इस उद्देश्य के लिए उसमें जिस तरह मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे पेड़ कटाने का, मंत्री के लेवल पर पेड़ कटाने का कोई निर्णय नहीं होता है, ये अधिकारियों के स्तर पर काम होता है। डेफओ की पोस्टिंग माने मुख्यमंत्री के स्तर पर होती है, वन मंत्री केवल सिफारिश कर सकते हैं। तो जो भी आरोप मुझ पे थे, आज मैंने ईडी के सामने सारे दस्तावेज के साथ उनको सारे तथ्य और दस्तावेज उनको दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।